Okay, guys. So what next is legal rights definition. Rest of the people can put it on mute. Hi, guys. So this is Kajal ma'am from NK Law classes, and we are studying today jurisprudence, which is for LLB SEM 4 BLS SEM 8 from Mumbai University. And now we will be covering part 3. I am Kajal Vakharia. Part 3 में we are going to cover about the legal rights. So this topic is very important and interesting to understand. आप लोग ने पिछले साल लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी लीगल राइट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था. So now it's a time to further get clarity on the topic of legal rights. So first we'll analyze two definitions which are given by Selman and Eyring respectively about the legal rights, what they have to say about legal rights. So Selman says an interest recognized and protected by rule of right or by rule of legal justice. मतलब सेल्मन क्या बोलता है, कोई इंटरेस्ट है, ऐसा इंटरेस्ट जो रिकॉग्नाइज हो चुका है, या तो जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलता है. प्रोटेक्शन किससे मिलेगा? रूल ऑफ लीगल जस्टिस, मतलब कोर्ट की सिस्टम जिसको प्रोटेक्शन देगी जो इंटरेस्ट को. अगर वो रिकॉग्नाइज हुआ है तो कहाँ से रिकॉग्नाइज हुआ है? रूल ऑफ राइट. मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे देयर इज सम रूल, देयर इज सम लॉ विच इज रिकॉग्नाइजिंग दिस इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट को ही राइट बोलते हैं, विच इज इधर रिकॉग्नाइज और एंड विच इज प्रोटेक्टेड. अगर आपका कोई इंटरेस्ट है जो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है या तो प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट लीगल राइट नहीं बनेगा. तो फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके फ्रेंड के साथ, मतलब आपके फ्रेंड ने आपको डिनर के लिए घर पे बुलाया, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया दैट यू हैव टू गो फॉर डिनर, मतलब ही हैज टू सर्व यू फूड. इफ ही ऑन द scheduled time you reach at his place, he does not recognize your interest. वो बोलता है सॉरी यार मेरे खाना नहीं बना, I don't want to serve you, get lost. So this right of yours, this interest of yours to be served by your friend, it is not recognized by the law, nor it is protected. अगर आप किसी भी कोर्ट में जाओगे, मेरे दोस्त ने मुझे खाना नहीं दिया डिनर पे इनवाइट करके, none of the court is going to help you because it's a domestic right, it's not legal right. Understood? Eyring क्या बोलता है? He says that legal rights are legally protected interest. मतलब ऐसा interest which is legally protected, it becomes legal right. Now we'll see तीन broad categories में ना ये definition को divide किया गया है, which is first based upon protection given by the state. आप लोग ने law of torts के definition में भी पढ़ा था, और एक मतलब there is a common law action you can take and there has to be remedy. प्रोटेक्शन गिवन बाय द स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर आपके राइट का वायलेशन हुआ तो स्टेट हैज टू गिव यू प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी. आप लोग ने एक मैगजीन भी पढ़ा है पिछले साल, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर हैज टू बी रेमेडी. रेमेडी बोले तो प्रोटेक्शन बाय द स्टेट. सेकंड इज बेस्ड ऑन इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ह्यूमन विल. राइट क्या होता है? ह्यूमन विल में, बिकॉज ऑफ ह्यूमन विल वी लाइक टू अक्वायर सर्टेन राइट्स व्हिच हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ. फॉर एग्जाम्पल, अपना ना ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नेचर होता है टू अक्यूमुलेट द थिंग्स, मतलब चीजें जमा करनी अपने को पसंद है. तो उसको हम लोग ने क्या दो तीन चीजों में डिवाइड कर दिया. टाइटल होता है अपने पास, ओनरशिप होता है, पोजीशन होता है. ऑल दीज इवेंचुअली बिकम्स राइट्स व्हिच हैव टू बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. एंड द लास्ट व्हिच इज अ वेरी बेसिक वन, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट. राइट का मतलब ये वही होता है आपका किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है. इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट यू डोंट हैव राइट. बेसिक एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सिर्फ वही दो पार्टी होती है, वो क्या कर सकती है? वही दो पार्टी होती है, वो स्यू कर सकती है एक दूसरे को, बिकॉज दे हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. ऑन बिहाफ ऑफ दोज पार्टीज, देयर फ्रेंड्स, देयर मदर, देयर फादर, देयर हस्बैंड, वाइफ, कोई भी स्यू नहीं कर सकता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट. तो लीगल राइट कब क्रिएट होगा? जब इंटरेस्ट है. ओके, सो दिस वाज द ब्रॉड एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल राइट. अभी जब भी राइट वर्ड आता है ना, तो राइट के साथ दो और वर्ड्स कनेक्टेड ही रहते हैं. वन इज रॉन्ग, वन इज ड्यूटी. So first we'll analyze duty.
एज यू ऑल आर अवेयर, आप लोग ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी पढ़ा है, राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. मतलब वेरेवर देयर इज अ राइट देयर हैज टू बी ड्यूटी टुवर्ड्स समवन. आज अगर मैं बोलती हूँ मुझे ये चीज के अंदर राइट है, इट मीन्स समवन एल्सेस ड्यूटी टुवर्ड्स मी. फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, दे हैव राइट टू बी पेड बाय द कॉलेज. इफ दे हैव राइट टू बी पेड, इट मीन्स कॉलेज हैज ड्यूटी टू पे देम. As a student, you have right to get coaching from your college, from your classes, and उसका consequence क्या आता है? Duty is on the college or the coaching institute wherever you are going, that they have duty to provide you teaching or coaching. Understood? So जहाँ पे भी wherever there is a right, there has to be duty in someone. So respect of the legal right is termed as duty. Whenever your legal right is respected by someone, that respect is called as duty. अब ये ड्यूटी इज ऑफ टू काइंड, मोरल एंड लीगल. मोरल ड्यूटी का ना कोई लॉ में रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, जबकि लीगल ड्यूटी को रिकॉग्निशन मिलता है. एग्जांपल्स ऑफ द मोरल ड्यूटी, some aged parents or some other aged family members will be there in your family. It's a moral duty, moral obligation. You have to support them physically, financially and all that. अगर आपने नहीं भी किया तो कोई कोर्ट आके स्यू नहीं कर सकते, मतलब कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं हो सकता है कि आप क्यों आपके एजेड पेरेंट्स को आपके साथ नहीं रखते हो, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग देयर इनफ केयर एंड ऑल. इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है. लीगल ड्यूटी मतलब यू आर ड्यूटी बाउंड, आपको करना ही पड़ेगा. जितने भी लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, दे ऑल आर ड्यूटी बाउंड अपने एम्प्लॉयर के साथ. एम्प्लॉयर ने जो लीगल काम दिया है विच इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट. अगर एम्प्लॉय वो नहीं करता है, एम्प्लॉयर कैन टेक एनी एक्शन. अनदर थिंग बेसिक, अगर आप देखोगे आपने आर्टिकल 22 में पढ़ा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, whenever any accused person is brought in the police lockup, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, within 24 hours he has to be brought before he has to be produced before the magistrate. तो पुलिस क्या ड्यूटी है, वो लीगल ड्यूटी पुलिस को वो करना ही पड़ेगा. Understood what is duty? Wherever there is a right, corresponding duty has to be there. Now comes the third very interesting topic along with the rights and duties, which is wrong. The wrong means violation of the legal right. When a legal right is not respected or when the legal right is disregarded, such disregard amounts to the wrong. Wrong का simple चीज में क्या होता है, किसी right का opposite wrong होता है, आप लोग ने बचपन से सीखा है. तो यहाँ पे अगर legal right का violation हुआ, it means what जिस बंदे का duty था towards you, the person does not fulfill the duty. It means what that person is doing wrong. अभी यहाँ पे it is my duty to provide you coaching. अगर मैं वो मेरा ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द कोचिंग, इट मीन्स आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, बिकॉज योर लीगल राइट इज वायलेटेड. नो, व्हाई इट इज वायलेटेड? बिकॉज आई डिड नॉट फुलफिल माई ड्यूटी. तो वायलेशन ऑफ द लीगल राइट क्या हो जाएगा आपके लिए? रॉन्ग हो जाएगा. अंडरस्टूड? सेम लाइक ड्यूटीज, wrongs are also wrong is also of two types, like moral and legal. मोरल रॉन्ग में वापस वही होगा कि आपने आपके एजेड पेरेंट्स को ठीक तरीके से खाना पीना नहीं दिया, उनकी केयर वगैरह नहीं की एंड ऑल दैट. तो यू वायलेटेड योर मोरल, जो उन लोग का मोरल राइट है और जो आपका मोरल ड्यूटी है. इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग योर मोरल ड्यूटी, इट मीन्स योर मोरल राइट इज वायलेटेड एंड यू आर कमिटिंग मोरल रॉन्ग. लीगल रॉन्ग कब होगा? जब लीगल ड्यूटी का वायलेशन होता है. एम्प्लॉयज ने ऑफिस में से कुछ भी एम्बेजलमेंट किया, डेटा का चोरी किया, वॉट एवर दे डू, मतलब उन्होंने अपनी लीगल ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं करी, इट मीन्स लीगल रॉन्ग हो गया. अंडरस्टूड? जितने भी थॉट्स होते हैं वो ये लीगल रॉन्ग के ऊपर बेस्ड होते हैं. लीगल राइट का वायलेशन वी कॉल इट एज अ थॉट विच इज अ सिविल वन. दूसरा होता है विच इज अ क्रिमिनल रॉन्ग, जिसको क्राइम बोलते हैं हम लोग. नाउ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द लीगल राइट्स. लीगल राइट्स में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो इंटरेस्ट होता है, हम लोग ने अभी देखा. Without interest, no right can exist. Some interest person should have to claim for the right. It is recognized and protected by the law or court of justice. कोर्ट में आप जाओगे, मेरा लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, फिर भले ही आपको एक्चुअल लॉस कुछ भी नहीं हुआ हो, यू विल बी प्रोटेक्टेड. कोर्ट विल एंटरटेन योर केस. आप लोग ने इसके रिगार्डिंग भी दो मैगजीन्स ऑलरेडी पढ़ लिए है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया. अभी इसमें इंजुरिया साइन डैमनम में एशबी वर्सेस वाइट वाला केस भी आप लोग ने पढ़ा है. उस केस में क्या था एशबी वर्सेस वाइट में, कि व्हेन समवन वाज डिनाइड रॉन्गफुली टू एक्सरसाइज द वोटिंग राइट, उसको वोट कास्ट करने नहीं मिला बंदे को,
तो जो भी वहाँ का अटेंडिंग रिटर्निंग ऑफिसर था बूथ का, he took legal action against that person that you have violated my right of voting. बूथ ऑफिसर ने बोला अरे तुझे फाइनेंशियल लॉस तो हुआ नहीं, मेंटल लॉस नहीं हुआ, फिजिकल लॉस नहीं हुआ, एंड इवेंचुअली द कैंडिडेट whom you wanted to vote वही इलेक्ट होके आ गया, तो तुझे लॉस कहाँ पर हुआ है? Still court held it in favor of the plaintiff saying that कि भाई उसका rightful मतलब जो राइट था वोट करने का, he was denied that. It means wrong has been committed with him. This is a toss और उसको compensation मिलना चाहिए. So this is recognized and protected by law. If not respected, it becomes a wrong. It must be respected by a person who is under obligation to respect it. Then such person is under the duty. Right को respect किसको करना है? जो बंदे के अंदर ड्यूटी है उसी बंदे को करना है. मानो कि कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और तुम्हारे बीच में, so your right which is due upon me, मतलब मेरी जो ड्यूटी है towards you, only I am under obligation to fulfill that duty, no one else. समझा? So for the violation of right, there has to be someone who was duty bound. So law of tortment is a right of rem, मतलब आपको right है पूरी दुनिया के against, that's why the whole world is duty bound. Okay. Now essential characteristics of the legal rights. 5 चीजें हैं इसके अंदर. Subject of right, subject of duty, object of right, contents of the right, and title of the right. We'll see one by one. Subject of the right मतलब owner of the right. Subject of the duty मतलब person against whom the right exists, जो जिसका ड्यूटी है. तो एक बंदा है जिसके पास राइट है, एक बंदा है जिसके ऊपर ड्यूटी है. Object of the right, subject matter to which act or omission relates. For example, it's duty of the jailer कि जो भी inmate है उसको टाइम पे खाना देना है. तो यहाँ पे inmate is a subject of right, jailer is subject of duty because he is duty bound, वो खाना उसको प्रोवाइड करना है. ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट क्या है कि उसको प्रॉपर्ली 3 टाइम्स जो भी मील्स है वो उसको मिलने चाहिए, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ राइट. नाउ कंटेंट्स ऑफ द राइट मतलब ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म, उसको 3 टाइम मील्स मिलना चाहिए, तभी उसका ड्यूटी वगैरह जो भी होगा कि उसको जेलर को 3 टाइम प्रॉपर वॉट एवर वुड बी द बैचेस उनमें अलोकेट करके जैसे जैसे नंबर आता है सबको टाइम वगैरह अलोकेट करके जितना क्वांटिटी में खाना दिया जाता है वॉट एवर वुड बी डिसाइडेड बाय द जेल मैनुअल, उसके अकॉर्डिंगली उसको देना है खाना. तो अगर मानो कि जेल मैनुअल फेल हो जाता है इधर बाय एक्ट और बाय ओमिशन, यहाँ पे इट वुड बी बाय ओमिशन क्योंकि उसको खाना देना है एंड ही इज ओमिटिंग दैट, वो खाना नहीं दे रहा है, दैट वुड बिकम कंटेंट्स ऑफ द राइट. एंड द लास्ट वन इज टाइटल ऑफ द राइट. सर्टेन फैक्ट्स और इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ विद द राइट बिकम्स वेस्टेड इन द सब्जेक्ट ऑफ द राइट. मतलब जो इनमेट है उसके अंदर ये खाना खाने का राइट कहाँ से आया? क्योंकि उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है. इम्प्रिजनमेंट हुआ इट डज नॉट मीन कि उसको खाना भी नहीं मिलेगा. तो उसके इम्प्रिजनमेंट में क्लियरली लिखा था कि 3 बार जेल वाले तुझे खाना खाने के लिए देंगे. तो कुछ फैक्ट हुए, कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से वो जेल में गया और जेल में उसको बोला गया था कि भैया 3 बार तुझे दिन में खाना मिलेगा. तो दैट वुड बी द टाइटल ऑफ द राइट. तो इन शॉर्ट टाइटल इज टिपिकली अ टाइटल डॉक्यूमेंट, कोई अग्रीमेंट वगैरह रहता है और देयर इज समथिंग जो आप कोर्ट में दिखा सकते हो कि भैया मुझे खाना खाने का राइट कहाँ से मिला, ये डॉक्यूमेंट से मिला. सो दैट वुड बी द टाइटल. क्लियर ऑल द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स. सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. राइट इन नैरो एंड वाइड सेंस, ये ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था कि wherever there is a right उसकी corresponding duty होना ही चाहिए. So this is the analysis of the definition of right in the narrower sense. Wider sense में अगर right समझने की हम लोग कोशिश करेंगे ना तो हम लोग को समझेगा there are certain rights जिसका को रिलेटिव कोई ड्यूटी है ही नहीं. मतलब बंदे को सिर्फ राइट से मिलता है, सामने कोई ड्यूटी है ही नहीं. How is that possible? So we will analyze that. So right in the narrow sense, right corresponding duty chapter ends over there only. Story वहां पे ही खत्म हो गया. Story is there only for the right in the wider sense. ना ऐसे 3 चीजें आइडेंटिफाई की गई है जिसमें पर्सन को सिर्फ राइट ही मिलता है, करस्पॉन्डिंग ड्यूटी है ही नहीं कुछ भी. So the first one is liberty or privilege. What a man can do without any obstacle or prevention by the law. उसको ही हम लोग लिबर्टी या प्रिविलेज बोलते हैं. पर्टिकुलर चीज करने का आपको प्रिविलेज मिला है. लिबर्टी मतलब आपको कोई भी ऑब्स्टिकल लॉ में प्रिवेंशन नहीं आने वाला है. जब बंदा अपने लिबर्टी को या प्रिविलेज को एंजॉय करता है ना तो करस्पॉन्डिंग कोई ड्यूटी है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वांट्स टू ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स हिज लिबर्टी.
जिसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पैसे होने चाहिए वो अलग बात है, बट नो वन कैन स्टॉप हिम कि तू नहीं कर सकता है अनलेस उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह ऐसा कुछ चीज है. इफ अ पर्सन वांट्स टू परचेज अ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड सब्जेक्ट टू रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते नहीं करते. अच्छा छोड़ो सिर्फ इंडिया की बात करो, पूरे इंडिया में किधर भी किसी को प्रॉपर्टी इंडियन सिटीजन को खरीदना है, he has money, he can do that. No one is right to stop him. मतलब समझा, उसका कोई करस्पॉन्डिंग ड्यूटी नहीं हो सकता है. So this is liberty or privilege which a person enjoys. Second is power. हम लोग बोलते हैं ना ये बंदा पावर में है, मतलब जो लोग पावर में होते हैं उनके पास कुछ एग्जाम्पशन चीजें मतलब ऐसे आ जाती है, एग्जाम्पटेड चीजें जो पावर सिर्फ उनके ही पास रहता है, उसका करस्पॉन्डिंग कोई ड्यूटी होता ही नहीं है. तो इसी पावर का मतलब क्या होता है, पर्सन एबिलिटी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग. Such ability is conferred by virtue of law. Guys, please put it on mute. Mute पे डाल दो फोन. तो पावर के दो टाइप है, वन इज प्राइवेट पावर, अनदर इज पब्लिक पावर. So powers conferred upon the private person, for example, donor, donee, lessor, lessee, licensor, licensee, and all, are conferred by law. Set तो private हो गए. Public का मतलब क्या होगा, powers conferred by the crown. ओके अभी ये थोड़ा क्राउन वाला पुराना कॉन्सेप्ट है. प्राइवेट मतलब दो पार्टीज आपस में बैठ के जो डिसाइड करते हैं ना कि तेरे पावर क्या रहेंगे, तेरे ड्यूटीज क्या रहेगा. अभी लेसर लेसी है, ऐसा लाइसेंसर लाइसेंसी है, डोनर है डोनी है, वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करेंगे ना किसको कितना पावर मिलेगा. पब्लिक मतलब जो क्राउन का फिर पार्लियामेंट हुआ, आज की डेट में इट वुड बी द गवर्नमेंट व्हिच विल डिसाइड किसको कितना पावर देना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एंड ऑल दैट. वी ऑल नो दैट कि दोस पर्सन हु आर इन पावर लाइक ब्यूरोक्रेट्स वगैरह अपने होते हैं, सर्टन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑल, दे हैव स्पेशल पावर्स. लाइक टोल वगैरह पे आपने बहुत बार पढ़ा रहेगा दैट दीज पीपल डोंट हैव टू, सर्टन कैटेगरीज ऑफ पीपल डोंट हैव टू पे द टोल एंड ऑल दैट. समझा. So that would be the person to public power. Private power मतलब जो दो पार्टीज आपस में बैठ के एक दूसरे को देती है. Then power of revocation and power of appointment. Right of revoking the existing property or estate, and right to power to create or appoint new property or estate. Example, person can do whatever he wants to do with his property without affecting anyone's right attached to it. पावर ऑफ रिवोकेशन एंड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट. आपकी प्रॉपर्टी है, आपको वो राइट्स रिवोक करने हैं, निकाल देने हैं, आप निकाल सकते हो. आपको नई प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करनी है, आप कर सकते हो. इट्स अप टू यू. आपकी प्रॉपर्टी आपको डिस्ट्रॉय करनी है, आपको किसको बेच देनी है, यू वांट टू एलियनेट विद, यू वांट टू डिस्पोज इट ऑफ, यू वांट टू डिस्ट्रॉय इट, और यू वांट टू रिटेन इट फॉर एवर. Whatever you want to do, it's up to you. It's completely your wish. No one else can do anything in that. So this is the power person has. So यहाँ पे सिर्फ पावर ही है, आपको आपकी प्रॉपर्टी के साथ जो करना है वो करो, इसकी करस्पॉन्डिंग कोई भी ड्यूटी नहीं है. एंड नाउ कम द लास्ट वन, इम्यूनिटी. इम्यूनिटी का मतलब ही होता है एग्जाम्पशन. ये भी आप लोग ने आईपीसी में पढ़ लिया है. देयर आर सर्टेन पीपल हु आर इम्यून फ्रॉम इंडियन लॉज, आईपीसी एंड ऑल दैट. फॉर एग्जाम्पल फॉरेन डिप्लोमेट. फॉरेन डिप्लोमेट को लॉ ऑफ द लैंड एप्लीकेबल नहीं होता है. इंडिया में जितने भी डिप्लोमेट्स है, काउंसलर है फॉरेन के, एम्बेसडर्स वगैरह है, उनको किसी को भी इंडियन लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं. प्रेसिडेंट गवर्नर के ऊपर कोई सिविल या तो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होता है, आप लोग ने इसमें पढ़ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इन लोग को क्या मिलता है, इम्यूनिटी. आई बिलीव आप लोग को ये एडमिन में भी था ये सेम इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट. एंड ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी मिलता है ना, देवयानी खोब्रागडे का क्लासिकल केस था. हु वाज इंडियन डिप्लोमेट एट यूएस एंड शी वाज चार्ज्ड ओवर देयर फॉर वायलेशन ऑफ सर्टेन लेबर लॉज ओवर देयर. सो बेसिकली वो डोमेस्टिक हेल्प को, इंडियन डोमेस्टिक हेल्प से थी, शायद इंडिया से ही वो लेकर गई थी. एंड देयर वहां पे यूएस वगैरह फॉरेन कंट्रीज में ना, they are very strict about the minimum wages you have to pay to the maids and all that domestic help. तो उसके मेड ने कंप्लेन कर दिया था वहां की पुलिस को कि शी इज एक्सप्लॉइटिंग अस एंड शी इज नॉट पेइंग इनफ टू अस. वो मिनिमम जो वेजेस जितना देना होता है वो हम लोग को नहीं दे रही है.
तो उस केस में इफ इट वुड हैव बीन समवन एल्स ना, तो उसको सीधा जेल में ही डालते थे, और वॉट एवर द लीगल एक्शन दे कुड हैव टेकन दैट दे कुड हैव टेकन, बट बिकॉज शी वाज इंडियन डिप्लोमैट, उसको ये इम्यूनिटी मिलता है. व्हाट वाज डन टू हर? नथिंग. शी वाज सेंट बैक टू इंडिया. समझा? तो ये ऐसे इम्यूनिटीज मिल जाती है. नाउ दे डोंट हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड. तो अगर कोई फॉरेन कंट्री का सोवरेन पावर है, फॉर एग्जाम्पल क्वीन एलिजाबेथ, who still represents the crown, she comes to India, तो यहाँ पे उसको ट्रैफिक का कोई भी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है. she can openly violate all the rules. Why? Because she is immune from the Indian law. समझा? So this is right in the wider sense. यहाँ पे लिबर्टी, पावर एंड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जहाँ पे सिर्फ राइट है, करस्पॉन्डिंग कोई ड्यूटी नहीं है. So kinds of the legal rights. ये एक ना अप्रोक्सीमेटली ब्रॉडली 8 पार्ट्स में लीगल राइट्स को डिवाइड किया गया है. तो वी विल अंडरस्टैंड एक के बाद एक कि ये सब राइट्स क्या होते हैं. परफेक्ट राइट, इम्परफेक्ट राइट सबसे पहला है. तो द परफेक्ट राइट वगैरह मतलब उसका क्या होता है पता है? द परफेक्ट राइट इज दैट राइट विच करस्पॉन्ड्स टू परफेक्ट ड्यूटी. इम्परफेक्ट राइट मतलब इम्परफेक्ट ड्यूटी होगा. मतलब परफेक्ट राइट में जितना राइट है उतने ही प्रपोर्शन में, उतनी ही क्वांटिटी में करस्पॉन्डिंग किसी ना किसी का ड्यूटी रहेगा. इम्परफेक्ट राइट में क्या होगा पता है? करस्पॉन्डिंग जो ड्यूटी रहेगी ना, उसका जो ड्यूटी का क्वांटिटी है और वॉट एवर, इट इज नॉट अलाइंड एग्जैक्टली एज टू द राइट. मतलब राइट्स कैन बी मोर, ड्यूटीज कैन बी लेस. परफेक्ट में क्या होगा? जितना राइट्स उतनी ही ड्यूटी. अंडरस्टूड? द रेशियो बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज में not be the same, that is imperfect right. Now positive and negative right. अभी पॉजिटिव राइट, नेगेटिव राइट में क्या होता है कि पॉजिटिव राइट पॉजिटिव ड्यूटी किसी पे कास्ट करेगा, नेगेटिव राइट नेगेटिव ड्यूटी. पॉजिटिव राइट का मतलब क्या है? यू हैव राइट फ्रॉम द अदर पर्सन टू गेट सम वर्क डन बाय हिम. नेगेटिव राइट मतलब यू वांट पर्सन नॉट टू डू समथिंग. अभी आई कैन गिव यू वन एग्जांपल जिससे आप लोग को समझेगा. कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्यों रखता है? ताकि वो काम करे. टू डू वर्क, दिस इज अ पॉजिटिव राइट ही हैज फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. नेगेटिव राइट में कैसा होगा? अगर किसी बंदे को अपॉइंट किया गया है सो दैट ही और शी शुड नॉट डू सर्टेन थिंग्स, दैट वुड बी द नेगेटिव राइट. ओके, नेक्स्ट इज राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम. राइट इन रेम इज आपके थॉट्स वाले सभी राइट पूरी दुनिया के अगेंस्ट है. रेम मतलब द होल वर्ल्ड. राइट इन पर्सोनम, पर्सोनम का मतलब क्या होता है? वन टू वन. पर्सोनम, पर्सोनम का मतलब क्या होता है? वन टू वन कॉन्ट्रैक्ट वाले राइट. तो अगर हमारे जो हम लोग के बीच में के जो भी राइट्स है वो राइट्स का वायलेशन होता है, पूरी दुनिया में से किसी को कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, बट अगर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में या तो जो क्राइम आपका कोई भी ऑफेंस होता है, क्राइम होता है किसी के अगेंस्ट, इट्स नॉट ओनली अगेंस्ट दैट पर्सन बट इट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. मतलब इसके लिए तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है एज अ थर्ड पार्टी क्रिमिनल केसेस में. टॉर्ट्स में भी जो आपके राइट्स है, दे आर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. लाइक यू हैव राइट टू वॉक सेफली ऑन द रोड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. किसी एक दो जन को केयरफुल नहीं रहना है. जितने भी लोगों के घर है वहां पे, बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज वगैरह जो है, एवरीवन हैज टू बी केयरफुल, आपको इंजरी ना पहुंचे. राइट इन पर्सनम जस्ट वन टू वन, द वर्ल्ड इज नॉट बॉथर्ड अबाउट इट. राइट इन रीप्रोप्रिया, राइट इन रियलाइना. रीप्रोप्रिया का मतलब क्या होता है पता है? खुद की प्रॉपर्टी के अंदर राइट जो होता है. अभी मेरी प्रॉपर्टी के अंदर मुझे जो करना होता है मैं कर सकती हूँ. आई कैन डिस्ट्रॉय इट, आई कैन यूज इट, आई कैन थ्रो इट, आई कैन ट्रांसफर इट टू समवन द वे आई वांट टू यूज इट, आई कैन. राइट इन रियलाइना मतलब दूसरों की प्रॉपर्टी के अंदर जो मेरे राइट्स है. इट मीन्स व्हाट? आप लोग ने पिछले सेमेस्टर में टोपा के साथ पढ़ा था ईजमेंट्री राइट. You have right to way, right to water, right to fishery, right to air, right to light, right to support. ये सब राइट्स आपको आपकी खुद की प्रॉपर्टी में राइज नहीं होते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी में राइज होते हैं. दैट इज राइट इन रियलाइना. प्रोप्राइटरी राइट, पर्सनल राइट. प्रोप्राइटरी राइट मतलब आपकी वेल्थ, प्रॉपर्टी के रिलेटेड है. पर्सनल राइट मतलब आपके खुद के कुछ पर्सनल बेसिस पे आपने जो राइट्स अर्न किए हैं फ्रॉम सम पर्सन. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट आप कर सकते हो, बट आपका जो एम्प्लॉयमेंट जहां पर है, यू वांट टू पास इट ऑन टू योर सन, यू कांट डू दैट. या तो दूसरे वे पे आप बोल सकते हो कि प्रोप्राइटरी राइट्स मतलब जो प्रॉपर्टी के अंदर वाले राइट्स है. पर्सनल राइट इज ऑल योर फंडामेंटल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको बाय बर्थ मिल चुके हैं.
You want to transfer these rights, you want to sell these rights to someone else, you can't do that. प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करनी है, गिफ्ट देनी है, whatever you want to do, you can do that. But ऐसे पर्सनल राइट्स आप किसको बेच नहीं सकते हो. प्रिंसिपल राइट्स एंड एक्सेसरी राइट्स. प्रिंसिपल राइट्स का मतलब क्या होता है? मेन राइट. फॉर एग्जाम्पल, द राइट ऑफ एक्स इन हिज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल राइट. एक्सेसरी राइट मतलब राइट ऑफ एक्स टू यूज द पैसेज ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू वाई. अपनी खुद की जो मेन प्रॉपर्टी है उसका, उसके अंदर के जो भी राइट है, दैट इज प्रिंसिपल राइट. अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए ही हैज टू, मतलब प्रॉपर्टी पे एक्सेस पाने के लिए, इफ ही हैज टू यूज द वे ऑफ सम अदर पर्सन, दूसरे किसी पर्सन का रोड यूज करके अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी राइट. समझा? खुद की प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए इफ ही हैज टू यूज समवन अदर्स प्रॉपर्टी वुड बी एक्सेसरी राइट. लीगल राइट, इक्विटेबल राइट का कॉन्सेप्ट एज सच अभी इंडिया में नहीं है. It was there once upon a time in UK, जहाँ पे कोर्ट्स ऑफ इक्विटी अलग हुआ करती थी, कॉमन लॉ कोर्ट्स अलग हुआ करती थी. ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट वाज एग्जिस्टिंग वंस अपॉन अ टाइम इन यूके. वहाँ पे वो दो कोर्ट्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम आने लगा था एंड ऑल दैट. तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कभी ये ड्यूअल कोर्ट का मॉडल इम्प्लीमेंट ही नहीं किया. शुरुआत से उन्होंने सिंगल सिस्टम ही रखा था कोर्ट का. तो बेसिकली लीगल राइट्स में क्या होता है ना, जो रिटन लॉज होते हैं ना, उसके बेसिस पे कोर्ट यूज टू एंटरटेन द केसेस. एंड इक्विटेबल राइट्स में क्या होता था, शुरू में जब इंग्लैंड में 300-400 साल पहले लॉज राइटिंग शुरू हुआ ना, लॉज लिखने शुरू हो गए, तो हर एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर तो लॉ नहीं लिखे गए थे. तो कोर्ट्स वुड एंटरटेन, वहां पे ना कोर्ट में एप्लीकेशन वगैरह करने के लिए कुछ फॉर्म्स वगैरह हुआ करते थे. पीपल आर सपोज्ड टू फिल अप द फॉर्म. अगर आपका केस रिटन लॉ में फिट होता है, देन ओनली कोर्ट्स वुड एंटरटेन योर केस, अदरवाइज वो केस का कुछ नहीं. तो ऐसे ना बहुत सारी मैटर कॉम्प्लिकेटेड होने लगी. तो आइडियली लीगल उसमें नहीं बैठ रही थी, तो रिटन लॉ से उसमें नहीं आ रही थी. नाउ किंग दैट टाइम वाज कंसिडर्ड एज फाउंटेन ऑफ जस्टिस. तो किंग है तो उसको तो जस्टिस देना ही पड़ेगा, भले उसके ऊपर लॉ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है. अभी एक किंग कितने जनों को जस्टिस देके बैठेगा. So what happened in that case? King started appointing certain chancellors who would give the justice to the people. अभी एक दो chancellors से तो कुछ होगा नहीं. So there were many chancellors who were appointed who would give justice based on the equity principle. मतलब जो chancellor को जैसा ठीक लगा केस को सुन के, because in the lack of written law, according to his own judgment, his own understanding, knowledge, he would pass the decision. So those were equitable rights, basically equity courts, जहाँ पे आपको equitable rights आप exercise कर सकते थे. But India में this concept कभी भी नहीं आया था. This concept was never there. And then the primary right and sanctioning rights. So primary right and sanctioning right की जगह पे we can do vested right and contingent right. वेस्टेड राइट मतलब मैंने आज उठ के एक प्रॉपर्टी खरीदा, पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी मेरे नाम का हो गया. मैं मार्केट से जाके टीवी सेट खरीद के लाई, आई मेड द फुल पेमेंट, इमीडिएटली विद इन 2 आवर्स टीवी वुड बी डिलीवर्ड इन माय नेम. दैट इज माय वेस्टेड राइट. मतलब वो प्रॉपर्टी का वेस्टिंग मेरे अंदर हो गया. कॉन्टिजेंट मतलब प्रॉपर्टी मेरे पास तब भी आएगा विच डिपेंड्स अपॉन सम फ्यूचर कंडीशन. If that condition is fulfilled, then property will come to me. If that condition is not fulfilled, then that property will not come to me. For example, if my parents put condition on me that if you marry within so and so age, then only we will pass our certain property to you, or else we will not pass our property to you. So this is contingent right. मतलब वो property मेरे अंदर waste नहीं हुई है. I cannot enjoy that property unless and until within the given age I get married. मतलब जो भी कंडीशन उन्होंने डाली है वो मैंने फुलफिल नहीं करी है. So this was about vested and contingent rights. So guys, now we are done with one more topic. This legal rights. Just a second.